हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दोपहर के 2 बजने को हैं और 2 बजे की आज की 20 बड़ी खबरें क्या हैं वो मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन उसके पहले इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। पीएफआई पर सीक्रेट दस्तावेज से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑन भारत पर दस्तावेज की एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दस्तावेजों में अगले 10 सालों की पीएफआई की आखिर प्लानिंग क्या है उसका भी जिक्र किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। दस्तावेजों के अनुसार बिहार के 9 जिले ऐसे हैं जिन्हें टारगेट किया जाना था, जिन्हें टारगेट करने की प्लानिंग थी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल आप ये तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं यही वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं टाइम्स ऑन भारत पर जो ये दर्शाते हैं कि पीएफआई की आखिर क्या प्लानिंग है। मेरे साथी साकेत इस समय मेरे साथ में है। साकेत, पिछले कई वर्षों से, पिछले कई मौकों से पीएफआई की मौजूदगी लगातार देखी गई और ये कहा जा रहा है अब कि वो तो मौजूदगी सिर्फ एक ट्रेलर थी, आगे बहुत बड़ी पिक्चर बनाने की कोशिश पीएफआई की थी। आखिर क्या है इन दस्तावेजों में, क्या खुलासा हुआ? देखिए नैना, जो हमारे साथ यहाँ पर है मनीष कुमार सिन्हा जी, जो कि इस पूरे मामले का खुलासा इन्होंने किया है। एसीपी है फुलवारी शरीफ के और इन्होंने इस पूरे मामले को खोल कर रख दिया। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए हम एक्सक्लूसिव उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा खुलासा आपने किया है, कैसे कहाँ तक आप लोग पहुँचे, कैसे जानकारी मिली? हमें पिछले 1 सप्ताह से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फुलवारी शरीफ में एक रेडिकल मॉड्यूल वर्क कर रहा है। उस इंटेलिजेंस को हम लोगों ने यहाँ जो हमारे लोकल सोर्सेज हैं उस लोकल सोर्सेज से वेरीफाई कराया और 11 तारीख को हम लोगों ने उस जगह पर, उस जगह के बारे में ऐसी सूचना थी, उस जगह को हम लोगों ने सर्च किया। तो सर्च करने के बाद एक वो घर जो मिला वो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर झारखंड पुलिस से एसआई जलालुद्दीन जी का था और दूसरे व्यक्ति जो मिले मिस्टर अतहर परवेज जो सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं, जो उन्होंने खुद कन्फेस किया कि वो सिमी के जितने भी बिहार से कनेक्टेड लोग हैं उनके बेलर्स रहे हैं और पिछले 2 सालों से वो एसडीपीआई और पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी थे। तो यहाँ पर उनके हिसाब से पिछले 2 महीनों से वो ये एक्टिविटी चला रहे थे जिसमें कोई बैनर पोस्टर नहीं था और वहाँ बहुत दूसरे राज्यों से लोग आकर के ट्रेनिंग लेते थे। ये ट्रेनिंग कहाँ से लोग आ रहे थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए? ऐसी कोई जानकारी, कागजात आप लोगों को मिला? हम लोग के पास जो एविडेंस है उसके हिसाब से तमिलनाडु, केरला और झारखंड और वेस्ट बंगाल से हैं और बिहार के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं जिनके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। और ये लोग मार्शल आर्ट और रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग दे रहे थे और मार्शल आर्ट के नाम पर अस्त्र शस्त्र की भी ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, जैसा उन्होंने खुद स्वीकारा है। और उसके बाद 6 और 7 जुलाई को, लेटेस्ट 6 जुलाई और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर केरला से और तमिलनाडु से लोगों ने आकर के ट्रेनिंग दी और उसके बाद इनका ये स्प्लिट हो गए। मकसद क्या था? रेडिकलाइजेशन ही मकसद हो सकता है। हमारा इन्वेस्टिगेशन उस पर ऑन है और उसके बाद जो भी इसके ट्रेंड लोग हैं या जो भी रेडिकलाइज्ड करने वाले लोग हैं, वैमनस्य फैलाने वाले लोग हैं, फाइनेंसर हैं, आश्रयदाता हैं, सिंपथाइजर हैं, साक्ष्यों के आधार पर उनको हम तहकीकात कर रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर कानून की परिधि में लाए। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था यहाँ पर, उससे 1 दिन पहले इस तरह की घटना होती है और इतना बड़ा जो खुलासा है वो होता है। क्या तार जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के दौरे से भी इसका? नहीं, अभी हमारा अनुसंधान बहुत ही नैसेंट स्टेज में है, प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए अभी इस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। हमारा अनुसंधान जैसे ही आगे बढ़ेगा, अनुसंधान में जो तथ्य आएंगे उसी तथ्य के आधार पर हम कंक्लूड करेंगे। ये भी जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट के आसपास भी कुछ तार और इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि हो सकता है कि धमाका करने की भी कोशिश हो। हम लोग सारे जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को विवेचना कर रहे हैं। तो इसमें जो फंडिंग की बात हो रही थी कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से यहाँ तक फंडिंग होती थी, क्या कुछ है फंडिंग को लेकर, क्या कुछ जानकारी? फंडिंग में जो फिनेंशियल ट्रेल्स मिले हैं वो दूसरे राज्यों से और एक पर्टिकुलर बैंक से ही दिख रहा है। तो उस बैंक में हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं और हम लोग उस फाइनेंशियल ट्रेल का जो सोर्स पॉइंट है उस सोर्स पॉइंट तक जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग इस पर कुछ फाइनल कमेंट करेंगे। एक जो कागजात वहाँ से मिला है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है। तो साकेत को आप सुन रहे थे। दरअसल बता रहे हैं पुलिस ऑफिशियल्स भी कि जो दस्तावेज पूरे हैं उनमें क्या क्या खुलासे हुए हैं। ये भी बताया कि आखिर पटना को लेकर, बिहार को लेकर क्या तैयारी थी।
टाइम्स ऑफ भारत पर पटना के एएसपी ने बहुत विस्तार से एक एक चीज बताई। 2 महीने से एक्टिविटी लगातार देखने को मिल रही थी, संदिग्ध एक्टिविटी, मार्शल आर्ट्स के नाम पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इतना ही नहीं, ये भी बताया कि कैसे केरल, तमिलनाडु से लोग यहां पर पहुंचे, रेडिकलाइजेशन की यहां पर कोशिश लगातार की गई। लोगों की गिरफ्तारी हुई है पटना के फुलवारी से। वहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो सभी डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये एक आप देख रहे हैं, ये उनका एक ट्रॉफी टाइप का चीज़ दिख रहा है आपको। उसके अलावा कई लेटर हेड मिले हैं जिसमें देखिए आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI का ये एकदम देखिए किस तरह से यहाँ पर फॉर्म जो है वो रखा गया है। कई ऐसे डिटेल जो है वो रखा गया है। ये टारगेटेड असेंबली है जहाँ जहाँ आप देखिए कटिहार अलग अलग जगह के लिए यहाँ पर 10 साल का प्लान है। ये 5 to 10 ईयर का जो है प्लान है। ये टारगेटेड असेंबली कहाँ कहाँ का क्या प्लान है, बिहार के हर जिले का नाम इसमें आप देख पा रहे हैं। अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, सभी जगहों का नाम इसमें दिया गया है। और टारगेटेड असेंबली है, 5 से 10 साल तक कैसे कैसे इन लोगों को ये करना है। उसके अलावा देखिए आप किस तरह से यहाँ पर एक एक जिले का नाम हर पेज में आपको यहाँ पर दिखेगा। लोकसभा टारगेट जो है वो भी यहाँ पर दिखा गया है। पूरी तरह से यहाँ पर कागजात जो है वो बरामद किए गए हैं। कई डॉक्यूमेंट है, कई यहाँ पर जो है वो स्टाम्प पेपर भी आपको आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा की गई है। और ये देखिए आप बैनर है, पोस्टर है, झंडे हैं जो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर बरामद किया गया है। तमाम वो दस्तावेज आपको हम सीधी तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से बरामद किया गया है। और जो बातें सामने आई है, एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा कह सकते हैं टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर बिहार के कई जिलों का नाम इसमें लिखा हुआ है, जहाँ पर किस तरह से लोगों को बढ़ाना है, कैसे उसको टारगेट करना है, कैसे लोगों तक पहुँचना है। तमाम जो रोड मैप है वो तैयार है। बड़ी संख्या में यहाँ फाइल्स देखिए आप, एक के बाद एक कई फाइल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो कि रखे गए हैं। कई किताबें हैं, कई डायरीज़ हैं जो कि यहाँ पर बरामद किए गए हैं। तो ये एक बड़ा तो आपने देखा कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन गिरफ्तारियों के बाद से आखिर क्या कुछ मिला है, और उसके बाद में कई ऐसे खुलासे हुए, और ना सिर्फ खुलासे बल्कि दस्तावेज मिले। वहां से जो भी चीजें प्राप्त हुई वो ये दर्शाती है कि एक बड़ी साजिश PFI भारत में रहते हुए रच रहा था। और सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले वक्त को लेकर एक बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ। ये भी बताया गया कि कैसे बिहार के 9 जिले इनके टारगेट पर थे। ये भी इसके बारे में जानकारी मिली है कि आने वाले 10 सालों की PFI की प्लानिंग थी कि कब कब किस किस जगह पर कैसे प्रोटेस्ट होगा, किस तरह से क्या क्या चीजें टारगेट पर हैं। और चाहे बात राशियों के आवाजाही की हो या फिर इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोकसभा को टारगेट करते हुए भी यहाँ पर तमाम दस्तावेज जो हैं वो सामने आए हैं। SDPI के आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ऑफिशियल्स को आपने सुना, जैसा कि मेरे साथी साकित ने अभी हाल ही में ASP से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर यहाँ पर लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब आपको सुनाते हैं लोगों का क्या कहना है। पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला इलाके से जो 2 लोगों को गिरफ्तार कल पटना पुलिस ने किया था, हम उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वही अहमद पैलेस है जहां से इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी कल हुई थी। और उसके बाद जो तार है वो जुड़े थे कि किस तरह से यहाँ पर जो आतंकी गतिविधि है उसको चलाया जा रहा था। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, मार्शल आर्ट के नाम पर यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाता था और उन्हें ट्रेंड किया जा रहा था और उसको अलग अलग ज़िलों में, यहाँ से अलग अलग राज्यों में यहाँ से भेजा जा रहा था। और जो फंडिंग की बात भी सामने आई है कि जो विदेशों से यहाँ फंडिंग होती थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से, और साथ ही साथ भारत के भी अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते थे और यहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे। तो ये पूरा इलाका है, आस पड़ोस के लोग यहाँ पर देखिए आप काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद भी हैं। हम एक बार कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो पड़ोस के यहाँ पे लोग रहने। आप लोग पड़ोसी हैं यहाँ? क्या इस तरह की जो बातें आ रही है, आप लोग यहाँ पे चुकी रह रहे थे? हाँ, हमको तो नहीं लगता ये ऐसा करते। नहीं, गलत है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं जी, नहीं है। निष्पक्ष जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी। अगर मुजरिम है तो ले जाइए, और ना मुजरिम है तो छोड़ दिया जाए, बदनाम ना किया जाए।
अभी रिटायर होके आए, यहीं पे तो बैठते थे। लेकिन उनके साथ साथ एक जो गिरफ्तारी और हुई है यहाँ पर उनके जो बारे में नहीं पता। उनको वो यहाँ के हैं भी नहीं, दूसरे मोहल्ले के हैं। अच्छा। तो यहाँ पे आते थे वो, उनके बारे में हमको इल्म ना है। लेकिन अहमद शाह जो हैं, ये जिनका मेडिकल हॉल है, इनके बारे में तो पूरे मोहल्ले से अगर कोई एक बंदा रिटायर्ड पुलिसकर्मी अभी तो रिटायर होके आए, 5-6 महीना हुआ है, अच्छी ज़िंदगी अपना मेडिकल खोल के बैठे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये तो हम लोग को सुन के शॉर्ट, आप कहीं से भी जांच इनका करा ले, हमको नहीं लगता, मेरा दिल कहता है कि ये किसी चीज़ में शामिल ना है और नहीं होंगे। अगर निष्पक्ष जांच होगा तो ये शामिल नहीं है इसमें। ये नाम हुआ आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ आलम हुआ। तो बिल्कुल इम्तियाज़ आलम साहब हैं, ये बगल के पड़ोसी हैं। ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनका ये मकान है उनकी संलिप्तता ऐसी चीज़ों में नहीं हो सकती। वो रिटायर्ड जो पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड में, वो थे, वो रिटायर्ड होके आए हैं। आप भी यहीं के रहने वाले? जी जी। तो ये जो बातें आ रही है कि यहाँ पर जिस तरह की गतिविधि, आतंकी गतिविधि यहाँ पर चल रही थी, क्या लगता है? आप लोग पड़ोस में रहते थे, कुछ लोगों का आना जाना यहाँ देखते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हम लोग बगल में ही रहते हैं, यहीं आना जाना है बस। बहुत सब गलत, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। सब एक साबुत दे दे कि यहाँ पे आदमी आया हो, या हम लोग भी तो दिन रात यहीं पे रह रहे हैं। हम लोग तो यहीं रहने ही तो दिखाई देता है, लेकिन वजह ही नहीं तो दिखाई कहाँ से आपको देगा? जो आपको अथॉरिटी बोल, जो आपका ये सिर्फ अखबारों में है और न्यूज में है कि ये आतंकवादी हैं तो फलां हैं। यहाँ से कुछ कागजात जो मिले हैं, जो पुलिस ने उसको दिखाया भी, क्या था ये हम लोग को नहीं इसकी बात में कर रहे हैं। हम लोग को भी नहीं मालूम था कब ऑफिस खुली थी, इसके बारे में हमको भी था, इसके बारे में पता था यहाँ हो क्या रहा है, ये सब नहीं पता नहीं। इसके बारे में कोई पता नहीं था। शायद कोई बोल रहे 10 दिन हुआ था, हाँ, यहाँ बोल रहे 15 दिन हुआ था। यहाँ पे बोला जाता ट्रेनिंग, वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वगैरह यहाँ दी। भाई जगह है, कहीं पे जगह दिखा दी, मार्शल आर्ट्स का एक ग्राउंड होना चाहिए छोटा मोटा, वो जगह दिखा दिया जाए, खाली बोलने से हो जाएगा? या वो जो किराए पे जिन्होंने लिया था उनकी बात में ऊपर जाके देख लीजिए नहीं कितना उनके रूम में जगह है कि मार्शल आर्ट समझ रहे हैं। 6 बाई 6 फीट और 9 बाई 9 फीट के रूम में मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग होगा? हमको तो नहीं लगता मार्शल आर्ट तो क्या हो जाएगा। नहीं, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ठीक है, मान लीजिए हुआ है, तो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में क्या बुराई है? कौन देशद्रोह का काम है? आप भी बोलते हैं व्यायाम कीजिए, तो व्यायाम कर रहा, बेमतलब की बात कॉन्कॉक्ट करके ठीक वो तो नहीं हो रहा। वो ये भी इनको ये अभी वही बात, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं कि अगर कहीं हुआ भी है तो इसको क्या इसमें है, हर जगह ट्रेनिंग देता है आदमी। तो यहाँ पर जो लोग हैं, ये स्थानीय लोग हैं, यहीं पर रहते हैं, इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि ऐसी कोई गतिविधि यहाँ पर ये लोग नहीं देख रहे थे। लेकिन जो कागजात मिले हैं, जिस तरह से आरोप लगे हैं, वो काफ़ी गंभीर है। और जिस तरह से 2047 तक की बात यहाँ पर कही गई है, ये बात काफ़ी खतरनाक देश के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पूरा रोड मैप, उन कागजातों के अंदर से पूरा रोड मैप दिखा है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लोगों को ट्रेंड करना है, कैसे धर्म के नाम पर मोबिलाइज किया जाए लोगों को। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो उस कागजात के अंदर लिखे हुए थे, जो डॉक्यूमेंट मिला है। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर है, चूँकि पूरा मामला पुलिस देख रही है, तो अब पुलिस को तमाम तार जोड़ने हैं कि आखिर ये जो पूरा जो मामला है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, कौन लोग थे और किनकी साजिश इस तरह की थी। ये तमाम चीज़ें अब पुलिस खंगालेगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। तो आपने पटना के लोगों को सुना, पड़ोसियों को तो भरोसा ही नहीं है कि जलालुद्दीन ऐसा भी कर सकता है, लेकिन पुलिस के दावे इसके बिल्कुल उलट हैं। जी हाँ, पुलिस का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर ये जो पूरी तस्वीरें सामने आई, उसमें ये पता चला कि 2 महीने से जो एक्टिविटीज़ हैं वो संचालित हो रही थी और उसमें जलालुद्दीन की भी भूमिका थी। ये भी बताया गया कि जिस तरह से यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही थी मार्शल आर्ट्स के नाम पर, कैसे यहाँ जो है हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। जलालुद्दीन को लेकर आपने वहाँ के आसपास के लोगों को भी सुना। लोग अभी भी इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी कुछ जलालुद्दीन कर सकते हैं, उनके वो ऐसी भी भूमिका में रह सकते हैं। देखिए नाना, जो हमारे साथ यहाँ पर हैं मनीष कुमार सिन्हा जी, जो कि इस पूरे मामले का खुलासा इन्होंने किया है, एसीपी है फुलवारी शरीफ के, और इन्होंने इस पूरे मामले को खोल कर रख दिया। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए हम एक्सक्लूसिव उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा खुलासा आपने किया है, कैसे तक आप लोग पहुँचे, कैसे जानकारी मिली? हमें पिछले 1 सप्ताह से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फुलवारी शरीफ में एक रेडिकल मॉड्यूल वर्क कर रहा है। उस इंटेलिजेंस को हम लोगों ने यहाँ जो हमारे लोकल सोर्सेज हैं, उस लोकल सोर्सेज से वेरीफाई कराया और 11 तारीख को हम लोगों ने उस जगह के बारे में ऐसी सूचना थी, उस जगह को हम लोगों ने सर्च किया। तो सर्च करने के बाद एक वो घर जो मिला वो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर झारखंड पुलिस से
एसआई जलालुद्दीन जी का था। और दूसरे व्यक्ति जो मिले मिस्टर अतहर परवेज, जो सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं, जो उन्होंने खुद कन्फेस किया कि वो सिमी के जितने भी बिहार से कनेक्टेड लोग हैं उनके बेलर्स रहे हैं, और पिछले 2 सालों से वो एसडीपीआई और पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी थे। तो यहाँ पर उनके हिसाब से पिछले 2 महीनों से वो ये एक्टिविटी चला रहे थे जिसमें कोई बैनर पोस्टर नहीं था, और वहाँ बहुत दूसरे राज्यों से लोग आकर के ट्रेनिंग देते थे, ट्रेनिंग लेते थे। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से लोग आ रहे थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए? ऐसी कोई जानकारी, कागजात आप लोगों को मिला? हम लोग के पास जो एविडेंस है उसके हिसाब से तमिलनाडु, केरला और झारखंड और वेस्ट बंगाल से हैं, और बिहार के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं जिनके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। और ये लोग मार्शल आर्ट और रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग दे रहे थे, और मार्शल आर्ट के नाम पर अस्त्र शस्त्र की भी ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, जैसा उन्होंने खुद स्वीकारा है। और उसके बाद 6 और 7 जुलाई को, लेटेस्ट 6 जुलाई और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर केरला से और तमिलनाडु से लोगों ने आकर के ट्रेनिंग दी। और उसके बाद इनका ये स्प्लिट हो गए। मकसद क्या था? रेडिकलाइजेशन ही मकसद हो सकता है। हमारा इन्वेस्टिगेशन उस पर ऑन है। और उसके बाद जो भी इसके ट्रेंड लोग हैं या जो भी रेडिकलाइज्ड करने वाले लोग हैं, वैमनस्य फैलाने वाले लोग हैं, फाइनेंसर हैं, आश्रयदाता हैं, सिंपथाइजर हैं, साक्ष्यों के आधार पर उनको हम तहकीकात कर रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर कानून की परिधि में लाएं। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था यहाँ पर, उससे एक दिन पहले इस तरह की घटना होती है और इतना बड़ा जो खुलासा है वो होता है। क्या तार जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के दौरे से भी इसका? नहीं, अभी हमारा अनुसंधान बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए अभी इस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। हमारा अनुसंधान जैसे ही आगे बढ़ेगा, अनुसंधान में जो तथ्य आएंगे उसी तथ्य के आधार पर हम कंक्लूड करेंगे। ये भी जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट के आसपास भी कुछ तार और इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि हो सकता है कि धमाका करने की भी कोशिश हो। हम लोग सारे जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को विवेचना कर रहे हैं। तो इसमें जो फंडिंग की बात हो रही थी कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से यहाँ तक फंडिंग होती थी, क्या कुछ है फंडिंग को लेकर? क्या कुछ जानकारी? फंडिंग में जो फिनेंशियल ट्रेल्स मिले हैं वो दूसरे राज्यों से और एक पर्टिकुलर बैंक से ही दिख रहा है। तो उस बैंक में हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं और हम लोग उस फाइनेंशियल ट्रेल का जो सोर्स पॉइंट है उस सोर्स पॉइंट तक जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग इस पर कुछ फाइनल कमेंट करेंगे। तो आपने पुलिस ऑफिशियल्स को सुना किस तरह से अब मामले की आगे जांच हो रही है। वहीं लेफ्ट के विधायक गोपाल रविदास से हमारे सहयोगी साकिब सिंह ने बातचीत की। विधायक का कहना है कि उन्हें साजिश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आइए सुनाते हैं आपको विधायक रविदास क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो देख रहे हैं ऑफिस, ये मेरा शेल्टर था, चुनाव का शेल्टर। और मैं अच्छी तरह से जलाल साहब के बारे में जानता हूँ, अथर के बारे में नहीं जानता हूँ। अपराध हमको यही मानिए कि हमने किराया पर दिया था उसको। अब किराया देगा कैसे? एक बजाते एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट को ही अपराध मानते तो पूरे लोग ना अपराधी हो जाएगा। हम कल सीनियर एसपी से लेकर के डीएम से भी, यहाँ का जो एएसपी है मुंह चुराया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, मार्शल आर्ट के नाम पर लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, ऐसा भी पूरे भारत में भी कई लोगों को बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं अपराध में शामिल है। पुलिस जबरदस्ती ले गई। यही ना एएसपी है जो हम लोगों को 23 मार्च 2021 को बड़ी बेरहमी से मारा है। ये अपराधी है, ये नीतीश सरकार के पाला हुआ पोसा हुआ अपराधी है। मैं दावे के साथ करूंगा अपराध कर्म चल रहा है। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई किया? लोकतंत्र के मंदिर में हथियार में लगे गया, गोपाल रविदास तक को पीटाई, पूरे विधायकों को पीटा है। इस पर विश्वास नहीं है। 60 तो विधायक रविदास को आप सुन रहे थे, वो इस पूरी कार्रवाई को लेकर 2 बातें कह रहे हैं। उनका एक तरफ ये कहना है कि जिस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन दस्तावेज में आखिर क्या खुलासा हुआ? पटना में मोदी के खिलाफ साजिश का खुलासा हुआ। मोदी के पटना दौरे के दौरान साजिश रची जा रही थी जो बेनकाब हुई है। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ में ये साजिश रची गई। 6 से 7 जुलाई को मीटिंग की गई। मीटिंग में दूसरे राज्यों से भी लोग आए थे, ये भी जानकारी सामने आई है। अब इस बीच आप ये देखिए, दरअसल दस्तावेजों का ये एक मजमून है जो आप हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं। दरअसल इसमें इस बात का जिक्र है कि आखिर किस तरह से पटना में बड़ी गड़बड़ी करने के लिए यहाँ पर कई लोग इकट्ठा हुए और इनको पिछले 1 पखवाड़े से बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही
थी। ये देखिए, इसमें सीधे ये मेंशन है और इस सूचना को तत्काल प्रभाव से वहां पे वरीय पदाधिकारियों को दिया गया, उससे अवगत कराया गया और पदाधिकारी द्वारा तत्काल टीम गठित की गई। थानाध्यक्ष नौबतपुर रफीकुर रहमान जो है वो उन्होंने फिर इस टीम का नेतृत्व किया और कार्रवाई की। अपने दर्शकों को यह भी बता दें, जो इस्लामिक राष्ट्र वाली बड़ी साजिश है उसको देखकर ये जो तमाम दस्तावेज हैं आप इन्हें समझ पा रहे होंगे। इसमें है हमारा सपना 2047 में सत्ता मुस्लिमों के पास में लौटे, यानी कि इस्लामिक राष्ट्र वाली साजिश का खुलासा इन दस्तावेजों से होता है। इस्लामिक सरकार बनाने का टारगेट है 2047 का, यानी कि 2047 को लेकर एक बड़ी साजिश रची गई। मुस्लिमों को बहुसंख्यक होने का दर्जा दिलाने की कोशिश, 10% मुसलमान साथ आए तो बहुसंख्यक घुटनों पर होंगे, इस बात का खुलासा इन दस्तावेजों में हुआ। यह भी बता दें, जिस तरह से बाकायदा इसको एक स्पेशल, ये मान के चलिए एक पैराग्राफ है, उसमें यह था 2047 को लेकर क्या तैयारी थी। इसी बीच बड़ी खबर, बिहार पुलिस के खुलासे ने पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा किया था। संगठन को बदनाम करने की कोशिश अब ये पीएफआई करार दे रही है। पुलिस काल्पनिक कहानी बता रही है। पीएफआई का एक बड़ा बयान, इस बीच बड़ी सफाई सामने आई है। फर्जी दस्तावेज बता रही है पीएफआई। पीएफआई का कहना है कि भाई संगठन को बदनाम करने की कोशिश है। बिहार पुलिस ने जो खुलासा किया, अब उस पर पीएफआई का बयान सामने आया। एक ट्रेंड पूरे इंडिया में यहाँ पर किया जा रहा है अभी रिसेंटली, आफ्टर स्पेशली ये जो 4-5 महीने में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ एक इशू क्रिएट किया जाता है और पॉपुलर फ्रंट को डाला जाए, एक स्टोरी बनाया जाता है। असल में कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पर लोग बता रहे हैं टेरर प्लॉट हुआ। कौन सा टेरर अटैक हुआ, क्या टेरर इंसिडेंट हुआ, क्या वहां पर आपको मिले, कुछ भी तो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक बड़ा टेरर, एक नेटवर्क का जैसा एक स्टोरी बनाया जाता है। स्टोरी एनीवन कैन क्रिएट। और मुझे 100% है, अगर आप ये चार्जशीट पढ़ेंगे और ये एफआईआर पढ़ेंगे, ये कंप्लीटली एक सेंसिबल आदमी सोचेगा कि दिस इज नथिंग बट अ फैब्रिकेटेड, क्योंकि जो डॉट्स ये लोग बनाए हैं, डॉट्स लिंक नहीं हो रहे, मैच नहीं हो रहे। उनका कहना है कि आर्म्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया गया था और जलालुद्दीन एक्स ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से ट्रेनिंग हो रही थी और ट्रेन किया जा रहा था लोगों को 2047 मॉडल के लिए। ये आर्म्स ट्रेनिंग के वक्त पटना पुलिस क्या कर रही थी, कहाँ थे वो लोग आर्म्स ट्रेनिंग? क्या कोई भी कहीं पर भी गली में, मोहल्ले में, और मुझे जहां तक पता चल रहा है ये मेजर सिटी में था करके न्यूज आ रहा है कि मेजर सिटी के अंदर आर्म्स ट्रेनिंग हो सकता है। हाँ, पता है आरएसएस को वो लोग अलाउ करते हैं आर्म्स ट्रेनिंग करने के लिए, अलग चीज है। लेकिन क्या मुसलमान कहीं पर भी आर्म्स ट्रेनिंग कर सकते हैं? क्या इतना आसान है? नंबर 1। नंबर 2, पॉपुलर फ्रंट जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर इतनी एक सर्वेलेंस है, हर कोई कहता है, मीडिया कहता है, पुलिस कहता है कि वी आर सर्वेलिंग, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स कहते हैं कि वी आर ट्रैकिंग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इतना सर्वेलेंस होने के बाद पॉपुलर फ्रंट जाकर आर्म्स ट्रेनिंग कर रहा है, तो आप डाउट किस पर डाल रहे हैं? आप डाउट पुलिस की कैपेबिलिटी पर डाल रहे हैं। तो वहां का पटना एसपी अपने कैपेबिलिटी पर डाउट कर रहा था कि मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा एक आर्म्स ट्रेनिंग हुआ और मुझे पता ही नहीं, मुझे बाद में पता चला। तो ये पूरे जो है फैब्रिकेटेड एक स्टोरी बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ मिला नहीं है। अब पुलिस का काम स्टोरी बनाना है, फिर जाकर कोर्ट में, ट्रायल में जाकर वो स्टोरी को उनको प्रूव करना है, उसके लिए बहुत साल जाएंगे। एलिगेशन लगाने में किसका क्या जाता है? एलिगेशन किसी तरीके से स्क्रिप्ट राइटर के जैसा बनाया जा सकता है और वही चल। तो जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं पीएफआई की तरफ से, उन दस्तावेजों को ही फर्जी बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इस संगठन को बदनाम करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ भारत की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ। सरवर चिश्ती, जी हाँ, सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं पर की गई टिप्पणी पर यू टर्न ले लिया है। आदिल चिश्ती ने कहा है कि उसका मकसद किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो वो माफी मांगता है। अपने दर्शकों को ये बता दें कि जिस तरह से उदयपुर में जो भी कुछ हुआ, जिस तरह से अजमेर शरीफ के चिश्ती, सरवर चिश्ती की तरफ से इस दौरान जो बयानबाजी की गई थी वो बेहद आपत्तिजनक थी। उसके बाद में मामला बढ़ा और मामला बढ़ता देख ये कहा जाए मुश्किलें भी सरवर चिश्ती की बढ़ती चली गई। लेकिन अब बढ़ती मुश्किलों के बीच में सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं पर किए गए टिप्पणी पर माफी मांगी है। पहले सरवर चिश्ती, उसके बाद में आपने गौहर चिश्ती के भी बयान सुने थे देवताओं का अपमान करते हुए। किस तरह से आदिल चिश्ती का भी वीडियो सामने आया था। हालांकि अब आदिल चिश्ती यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर की ज़मीन से जो बयान शुरू हुए, उन बयानों को लेकर काफ़ी गहमा गहमी हुई और एक नया बयान और सामने आया आदिल चिश्ती का, जो सैयद सरवर चिश्ती के बेटे बताए जाते हैं, जो कि अंजुम कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं। उन्हीं से बात करेंगे।
आपने माफ़ी भी मांगी उस चीज़ को लेकर के, लेकिन वो बयान जो आपने दिया किस आधार पर, क्यों दिया गया, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहली बात, मैंने जो वीडियो 23 जून 2022 को डाली थी, वो जो थी नुपुर शर्मा के रीबटल एक इंटेलेक्चुअल रिस्पांस में थी। जो नुपुर शर्मा ने एतराज़ उठाए थे, जो क्वेश्चंस रेस किए थे कि आपके रिलीजन में तो उड़ने वाले घोड़े तक मिलते हैं, तो मैंने इस पे बात की थी कि ये लॉजिकल अगर साउंड नहीं करता है तो हर रिलीजन में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो लॉजिकल साउंड नहीं करती हैं, बट वी बिलीव इन देम बिकॉज मिरेकल्स आर पार्ट ऑफ रिलीजन। तो हर रिलीजन में ऐसी बात मिलती है जो लॉजिकल साउंड नहीं करती, बट वी बिलीव इन देम। तो इसको रिबटल करते हुए, इसको इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स में करते हुए मैंने वो वीडियो डाली थी। लेकिन सबसे पहला जो इनजस्टिस हो रहा है यहाँ पे वो ये हो रहा है कि पूरी वीडियो को नहीं देखा जा रहा, सिर्फ चेरी पिकिंग करके वो वीडियो चलाई जा रही है, जिसमें से वो 4 जुमले बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। हालांकि पूरी वीडियो जो है नहीं देखी जा रही है। आप चाहें पूरी वीडियो देखें, मेरा YouTube चैनल है स्प्रेडिंग द ट्रुथ, उस पर मैंने ये वीडियो डाली और इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाली हैं। मैं जो हूँ कंपेरेटिव रिलीजन स्टडी का स्टूडेंट हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भगवत गीता भी पढ़ी है, ज्यूइश बाइबल भी पढ़ी है, क्रिश्चियन बाइबल भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है और कंपेरेटिवली पढ़ा है अपनी स्कूल लाइफ से। अच्छा, आपने भगवत गीता की बात की, भगवत गीता पढ़ी है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो आपने जिक्र किया कि आधे मनुष्य जैसे हैं, आधे जानवर जैसे हैं, कुछ लोग जानवर जैसे भी हैं, कुछ लोग मनुष्य के जैसे हैं। तो वो भगवत गीता में भी उसका कहीं जिक्र तो आया ही होगा, वो आपने पढ़ा होगा, उसमें क्यों है वो? देखें, ये जो मैंने बात की कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, ये मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। मैंने किताब द हिंदू वे, शशि थरूर साहब की वो किताब पढ़ी, जिस पे पेज नंबर 23 पे उन्होंने ये बात लिखी है कि हमारे यहाँ 10 अवतार्स हैं, जो कुछ अवतार्स ऐसे हैं जो मेनली ह्यूमन हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेनली एनिमल्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो हाइब्रिड हैं, जो फ्यूजन है। तो मैंने ये कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं पेश किया, मैंने एज इट इज उनकी किताब को कोट किया और मेरी इंटेंशन किसी भी कम्युनिटी को के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसी बात हुई, हो रही है 2 दिन से, तो मैंने कल 13 जुलाई 2022 को अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई और तमाम हिंदू से सॉरी फील किया कि अगर अनजाने में भी मुझसे अगर गलती हुई है और अगर मेरे रिमार्क्स गलत फील हुए लोगों को, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। कोई भी उस वीडियो को देखेगा, कोई जेन्युइन आदमी, कोई लेमैन भी होगा तो समझ जाएगा इट वॉज अ इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स रादर देन अ डेरोगेटरी रिमार्क। अच्छा आदिल साहब, एक चीज़ बताइए, मैं जो बात कह रहा हूँ उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। आपने कहा कि शशि थरूर की आपने एक किताब पढ़ी, मैं कह रहा हूँ कि आपने जब गीता भी पढ़ी है तो गीता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उन तमाम अवतारों के लिए, बताने के लिए किस तरीके से अवतार हुए, मत्स्य अवतार और तमाम जो आप बात कर रहे हैं कि वो मनुष्य और जानवर वाली बात है, तो शशि थरूर की किताब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है या गीता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? आपको जवाब तो गीता से ही मिल गया होगा। देखें, आप जानते हैं चाहे मुस्लिम्स हों चाहे हिंदूज हों, अपने सेक्रेट स्क्रिप्चर से बहुत दूर हैं। और हम आज 21st सेंचुरी में जितनी भी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स एथिज्म एंड एग्नोस्टिज्म। और लोग लिबरल लोगों को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भगवत गीता, ज्यूइश बाइबल और क्रिश्चियन बाइबल से भी वीडियो बनाई है। ऐसा नहीं कि मैंने भगवत गीता को कभी कोट नहीं किया है, मेरी पूरी वीडियो है आधे घंटे की जिसमें मैंने भगवत गीता को कोट किया है। लेकिन बात ये हो रही थी कि लिबरल्स इस बात को उठा रहे थे, तो मुझे चाहिए था कि मैं एक ऐसे शख्स की किताब को उठाऊँ और ऐसे शख्स को कोट करूँ जो खुद लिबरल है, सेकुलर है और यंग जनरेशन से उसका इको मैच करता है। इसलिए मैंने उस किताब को का रेफरेंस पेश किया, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और बड़ी खबर, वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। T20 सीरीज के लिए टीम ने ऐलान कर दिया है, विराट कोहली को वेस्ट इंडीज दौरे से आराम दिया गया है। जी हां, अपने दर्शकों को ये बता दें कि वेस्ट इंडीज का नेतृत्व T20 सीरीज के लिए अब रोहित शर्मा करेंगे, जिन्हें सीरीज की कैप्टनसी सौंपी गई है एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। लेकिन सभी की निगाहें थी कि इस बार विराट कोहली की आखिर क्या भूमिका रहेगी। तो एक बड़ी जानकारी आप ये ले लीजिए कि विराट कोहली इस बार आपको इस T20 सीरीज में नजर नहीं आने वाले हैं। विराट कोहली जो है अब उन्हें बाहर कर दिया गया है, लेकिन उनकी जगह जो है अब बड़ी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधों पर होगी। और आइए बात कर लेते हैं लंका की लड़ाई की। जी हां, श्रीलंका से जो बड़ी खबर, यहां पर टैंक के साथ में सेना पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर उतर गई है। बड़ी खबर, सैनिकों के हाथ में AK-47 है,
ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी उत्पात ना मचा सके। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात दिन ब दिन बिगड़ते हुए नजर आते हैं। श्रीलंका के लोगों में भारी नाराजगी है जो कल भी देखने को मिली थी। प्रदर्शनकारी लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसक झड़पें भी सामने आ रही हैं। अब ये तस्वीर देखिए, सेना ने मोर्चा संभाला है, लगातार हम सेना को देख रहे हैं। अब सड़कों पर सेना सड़कों पर है और अब जो टैंक हैं वो श्रीलंका की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर सवार हैं श्रीलंका की आर्मी। तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहां पर टैंकों की तैनाती आप तस्वीरों में देखिए। श्रीलंका की सड़कों पर टैंक हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। टैंक के साथ में सड़क पर सेना आ चुकी है और वहां की एक एक तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे साथी प्रियांक त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोलंबो की सड़कों पे आप हमारे पीछे देखिए तो ये वो जगह है जहां पे सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के रहने के लिए रिहायशी इलाका बनाया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका की सड़कों पे उपद्रवियों ने प्रदर्शन किया है, जगह जगह उन लोगों ने अटैक किया है, उसके बाद अब श्रीलंका की सड़कों पे कोलंबो में आर्मी को उतार दिया गया है टैंक के साथ। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम अब आर्म पर्सनल्स जो आर्मी के हैं, जो इन टैंक्स को लेकर के, जो स्मॉल एमपीवी टैंक्स होते हैं जो पानी में भी उतारे जा सकते हैं और किसी भी हालात में ये दुश्मन से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, उसे देश की जनता के खिलाफ ही उतार दिया गया है। क्योंकि श्रीलंका की बदनामी हो रही है हर जगह। सबको पता है कि आने वाले दिनों में चीज़ें और भी खराब हो सकती हैं। जिस तरीके से रह के राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, हर लोकेशन पे उपद्रवियों और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने उस पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया है। इसी चीज़ को देख करके अब श्रीलंका के राजधानी कोलंबो की सड़कों पे आप देख सकते हैं ये AK-47 असॉल्ट राइफल लेकर के आर्मी के कमांडोज अब सड़क पे उतर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक विजुअल्स हम कहेंगे इसको, जो सड़क पे देश की राजधानी में अब यहाँ पे आर्मी के टैंक को उतारा गया है। ये पेट्रोलिंग हो रही है। ये संसद का वो इलाका है जहाँ पे कल प्रदर्शनकारियों ने पूरी शाम को कोशिश की कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसके बाद इस जगह को भी जो इनका जो पार्लियामेंट है उसको भी अपने कब्जे में ले ले, लेकिन स्पीकर के घर और पार्लियामेंट तक ये प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं टाइम्स ऑफ नवभारत का जो क्रू है वो इन आर्म पर्सनल के साथ, आर्मी के जवानों के साथ श्रीलंका की सड़कों पे है ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके। तस्वीरों में हम आपको वापस दिखाएंगे। ये वो इलाका है जो यहाँ का काफ़ी ज़्यादा VVIP इलाका माना जाता है। इसी इलाके में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको रिहाइश दी गई है, उनके घर बने हुए हैं ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। इस जगह की रखवाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब तक श्रीलंका में नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। आने वाले 19 तारीख को नामांकन की तिथि है जब यहाँ के सारे पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट जाकर के अपने नेता को चुनेंगे और अपनी दावेदारी साबित करेंगे। उस बीच इस पूरे इलाके को राउंड अप करके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे आर्मी के कमांडोज खड़े हैं। यहाँ पे आर्मी की जो टैंक्स है उसका मूवमेंट दिख रहा है। ये लेफ्ट में अगर पंकज आप दिखाएं, मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स हैं। शॉपिंग मॉल्स को भी कई बार कोशिश किया गया था निशाना बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल अब तक जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसी पे निशाना बनाया हुआ है। तो श्रीलंका के सड़कों पे अपने वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ मैं प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ नवभारत और टाइम्स नेटवर्क के लिए। तो प्रियांक त्रिपाठी लगातार वहां की एक एक तस्वीर हमारे दर्शक तक पहुंचा रहे हैं कि श्रीलंका में आखिर इन दिनों सड़कों पर क्या नजारा है। श्रीलंका में कल पूरे दिन जमकर बवाल हुआ, आज वहां पर हालात कैसे हैं, प्रियांक की एक और रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों और पुलिस और आर्मी के बीच में झड़प का सिलसिला अब थमता नहीं नजर आ रहा है। देर रात आर्मी पर्सनल्स और प्रदर्शनकारियों के बीच में पार्लियामेंट के बाहर
झड़प हुई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पहले ही प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा राष्ट्रपति के आवास और कार्यालय को अपने कब्जे में कर रखा है। ये राष्ट्रपति का कार्यालय है जिसे यहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट कहते हैं, जहाँ पे प्रदर्शनकारी शनिवार से ही डटे हुए हैं। वहीं इस बीच श्रीलंका की हालात देखते हुए इंटरनेशनल कमेटी भी सामने आ गई है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि जिस तरीके से श्रीलंका में इश्यूज चल रहे हैं उसके रूट कॉज को सॉल्व करना चाहिए। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि श्रीलंका में कब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। वहीं गोटाबाया राजपक्षा शुरुआत से लेकर अब तक अपने टैंट्रम्स थ्रो करते आए हैं। कल रात को भी जब उन्हें इस्तीफे की जो चिट्ठी है वो यहाँ के स्पीकर को भेजनी थी, वो भी नहीं भेजा। गोटाबाया का कहना था कि मुझे मालदीव से सिंगापुर भेजा जाए और वो सिंगापुर की एयरलाइन से नहीं जाएंगे, उन्हें एक प्राइवेट जेट चाहिए था। तकरीबन 12:55 का समय था जब गोटाबाया को मालदीव की राजधानी माले से निकलना था, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकले। इस बीच रनिल विक्रमसिंघे जो यहाँ के इंटरिम प्रेसिडेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग जनता की तरफ से गुस्से का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से गोटाबाया राजपक्षा और राजपक्षा परिवार के करीब आए, इसको लेकर के जनता में रोष काफ़ी ज़्यादा है। आज आने वाले कुछ घंटों में उम्मीद ये है कि प्रदर्शनकारी एक बार वापस जो पार्लियामेंट है उसका घेराव करेंगे और पार्लियामेंट को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से मैं प्रियांक तिवारी, वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ, टाइम्स ऑन नेटवर्क के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर जहांगीरपुरी हिंसा केस में चार्जशीट दायर की गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से चार्जशीट दायर की गई, जिसमें 37 आरोपियों के खिलाफ में ये चार्जशीट पेश की गई है। क्राइम ब्रांच ने 2068 पेजों की ये चार्जशीट दायर की, जिसमें हत्या की कोशिश, दंगे की धारा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा इसमें मेंशन की गई है। जो आज दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से चार्जशीट पेश की गई, उसमें विस्तार से बताया गया, 2000 से ज्यादा पन्नों की ये चार्जशीट है और उसमें विस्तार से बताया गया कि कैसे जहांगीरपुरी में ये पूरी हिंसा भड़की थी, कैसे लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। अनुज मिश्रा मेरे साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, जरा बताइए कि क्राइम ब्रांच की इस चार्जशीट में आखिर क्या है विस्तार से। जी देखिए, करीब 2000 पेज की ये चार्जशीट है, जिसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि किस तरीके से इस दंगे को, इस हिंसा को सुनियोजित तरीके से भड़काया गया था। और करीब 37 आरोपी हैं, जिसमें से जो मुख्य आरोपी हैं मोहम्मद अंसार, सलीम चिकना के अलावा जिन तमाम आरोपियों के बारे में विस्तृत इसमें पूरा जानकारी दी गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज मिली थी उसका हवाला दिया गया, जो तमाम वीडियो मिले थे मौके से, उन तमाम वीडियो का जिक्र है। फोरेंसिक जांच जो की गई उससे जो सबूत मिले हैं उनका जिक्र किया गया है। लेकिन साफ तौर पे सबसे मेन बात यही है कि हिंसा के पीछे की साजिश का पर्दाफाश किस तरीके से हुआ था। क्राइम ब्रांच ने साफ तरीके से ये बताया है कि ये पूरी हिंसा जो है वो पूर्व नियोजित तरीके से भड़काई गई थी। और जाहिर तौर पर हमने टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले ही ये खुलासा किया था कि इस हिंसा के पीछे की एक साजिश थी, हिंसा को भड़काने की कवायद जो है वो कहीं ना कहीं की गई थी। तो फिलहाल 2000 पेजों की ये चार्जशीट है, जिसमें तमाम आरोपियों जो है उनके नाम का जिक्र है। और जी ठीक है अनुज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपसे लगातार अपडेट लेंगे। तो अनुज बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की इस पूरी चार्जशीट में आखिर क्या है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। मुंबई के 18 पार्षद शिंदे कैंप में शामिल होंगे, ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 18 पार्षद मीरा रोड और भयंदर इलाके के हैं। एक के बाद एक उद्धव ठाकरे गुट से अब जो उनके साथी हैं वो सरकते हुए, फिसलते हुए नजर आ रहे हैं उनके हाथ से। मेरे साथी आरुनिल और विस्तार से जानकारी के साथ में। आरुनिल, एक और झटका उद्धव ठाकरे गुट को लगता हुआ नजर आता है इस खबर के साथ। ये मुंबई के जरा ही बाहर है मीरा रोड भाईंदर, वहां से 18 पार्षद जो शिवसेना गुट के थे वो अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। अभी एक फेमस होटल है वहां पर प्रताप सरनाइक जो कि एमएलए है, उनके अंडर ये 18 एमएलए ज्वाइन हो रहे हैं सीएम एकनाथ शिंदे के अर्थ में। तो अगर हम देखेंगे कि एक की बात एक झटके ये जो लग रहे हैं, मुंबई में अभी तक कोई बड़ा झटका
नहीं लगा है जहाँ तक पार्षदों की बात हो। बट मुंबई के बाहर अगर थाने, नवी मुंबई, अमरनाथ और अभी मीरा रोड, भाईंदर, यहाँ पे सब जगह पे बड़े झटके उद्धव ठाकरे को लगे, जहाँ पे बहुत सारे पार्षदों ने अपना जो गठ है वो चेंज कर पीएम एकनाथ शिंदे के गुट में वो शामिल हो गए हैं। ठीक है अरुणिल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तेलंगाना में गोदावरी नदी में कुछ लोग फंसे जिनका रेस्क्यू किया गया है। बता दें हेलीकॉप्टर में नदी में ये लोग फंसे हैं जिनका रेस्क्यू की जो तस्वीरें हैं, रेस्क्यू की कोशिश जो है वो की गई। अपने दर्शकों को बता दें लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हैं, कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है, नदियां उफान पर हैं। और ऐसे ही तेलंगाना में गोदावरी नदी में जो लोग फंस गए थे उन्हें देखिए कैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। बड़ा एक ऑपरेशन चलाया गया। यहाँ पर जो लोग हैं वो गाड़ी में फंसे हुए थे और धीरे धीरे लोगों का यहाँ पर जो बचाव कार्य है वो किया गया। कई लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स आना भारत पर। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ वहाँ पे लोगों में डर भी था, एक उम्मीद भी थी, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर ज़रा सी चूक ये कहा जाए कि कैसे जान पर भारी पड़ सकती थी। मेरे साथी सौमित इस समय ज़्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। सौमित, ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है ये रेस्क्यू बेहद चैलेंजिंग रहा। क्या सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? जी बिल्कुल, अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ये सोमनपल्ली के पास जो गोदावरी कैचमेंट एरिया है जहाँ पे हम अनयूजुअल फ्लड वाटर इनफ्लो देख रहे हैं। मतलब नॉर्मली अगस्त के महीने में 10 लाख क्यूसेक तक वाटर जमा होता है। अभी फिलहाल 1 महीना पहले पिछले 100 साल में कभी नहीं हुआ जैसा इस बार गोदावरी कैचमेंट एरिया में 10 लाख क्यूसेक वाटर जमा हो रहा है। और इसी मुद्दे पे मतलब हाई अलर्ट भी जारी किया है और सारे ऑफिशियल्स, लीडर्स को भी ऑन ग्राउंड रहने के लिए चीफ मिनिस्टर ने भी इंस्ट्रक्शंस जारी किया है। और आज दो लोग वहाँ के जो लोकल सुमनपल्ली के लोग हैं, ये जो चेन्नूर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से ये लोग एक्चुअली क्रॉस करने के लिए नदी से आ रहे थे और वो टाइम पे वहाँ पे स्टक होने की वजह से वहीं पे वो लोग स्टक हो गए थे। और इमीडिएटली जो लोकल एमएलए है, हायर अथॉरिटी से बात करके जो स्पेशल चॉपर हैदराबाद में स्टैंड बाई पे रहता है, उसी को बुलाकर फाइनली उन लोगों को चैलेंजिंग था बहुत और फाइनली उनको रेस्क्यू किया गया और वहाँ से निकालकर लोकल हॉस्पिटल भी उन लोगों को शिफ्ट किया गया। ठीक है, जानकारी के लिए सौमित आपका शुक्रिया। तो इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, जैसा मेरे साथी सौमित भी बता रहे हैं, तस्वीरों में भी अब देखा जा सकता है। एक खबर बिहार से, जहां फुलवारी शरीफ से जो लगातार कार्रवाई हो रही है उसमें एसडीपीआई के दस्तावेज कुछ और बरामद हुए हैं। बिहार की फुलवारी शरीफ से एसडीपीआई के दस्तावेजों में भी कई बड़े खुलासे हैं। जलालुद्दीन और अतर परवेज के घर से इन दस्तावेजों की बरामदगी की जानकारी है। बताया जा रहा है सैकड़ों की संख्या में एसडीपीआई के मेंबरशिप फॉर्म भी यहां से बरामद किए गए। किस तरह से एनजीओ के नाम पर यहां लोगों को एसडीपीआई पीएफआई का सदस्य बनाया जाता था, इस तरह के मेंबर्स के भी फॉर्म जो है वो इस दौरान सामने आए। और एक के बाद एक जो तमाम खुलासे हो रहे हैं इस पूरी कार्रवाई में, वो ये दर्शाते हैं कि आखिर कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। अपने दर्शकों को बता दें कि फुलवारी शरीफ इलाके में कैसे एक बड़ी साजिश जो है वो एक आड़ में यहाँ पे लगातार चल रही थी। पटना पुलिस ने दरअसल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो खास समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित कर रहे थे, ऐसी जानकारी है। सिमी का सदस्य अतर परवेज दे रहा था, ये भी ऐसी खबर है। और बताया ये जा रहा है कि एसडीपीआई पीएफआई का जो कनेक्शन है वो देखिए कैसे सामने आ जाता है। बताया ये भी गया कि जिस तरह से इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो लोग अब यहाँ पर
ट्रेनिंग देने के आड़ में, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। 2047 तक एक बड़ी साजिश इनकी थी जिसका इससे खुलासा हुआ। अब ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो फुलवारी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे थे। इसमें नाम मोहम्मद आसिफ का, इसमें नाम आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह के कई लोग इसमें शामिल हुए, उसमें उनकी क्या उम्र है, कितने लोग इसमें शामिल हुए। मोहम्मद आसिफ तो सिर्फ एक फॉर्म की तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसे कई सैकड़ों फॉर्म हैं जिनकी जानकारी टीम को मिली, जिनके जो फॉर्म वहां से बरामद किए गए। और ये देखिए, ये वो दस्तावेज हैं जिसका खुलासा हुआ। बिहार सरकार की अरबी व फारसी को खत्म करने की खुफिया साजिश, बेनकाब, ये सारी चीजें इस दौरान इसमें ये सामने आई हैं। आप देखेंगे जिस तरह से ये पूरा इसमें जो ये पूरी डिटेल्स हम आपको दिखा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है अरबी फारसी हमारे आबा व अजदाद की जुबान है। दरअसल ना सिर्फ बल्कि लैंग्वेज, बल्कि इसको एक तरह से कहा जाए कि अपनी पूरी ग्रुप को, अल्पसंख्यकों को ये भी कहा गया कि वो आगे आए और कैसे 2047 को लेकर उनकी पूरी प्लानिंग थी। जो दस्तावेज वहां से बरामद किए गए हैं, आप ये वो दस्तावेज देखिए। इन दस्तावेजों से खुलासा होता है कि आखिर कितनी बड़ी साजिश पीएफआई एसडीपीआई की हो रही थी। इसमें अलग अलग पॉइंटर्स भी थे। साजिश की दोनों बिंदुओं के खिलाफ मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाने के बावजूद भी अभी तक, दरअसल ये नवंबर 2022 का नजर आता है क्योंकि ये बताया गया कि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अब मैं आपको जरा फॉर्म की तस्वीर दिखाती हूँ। मोहम्मद आसिफ अनवर, इसमें आपको ये फॉर्म में नजर आ रहा है, जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी है, जिसमें उसकी उम्र 26 साल है। आप देखिए कैसे युवाओं को इसमें शामिल कराया गया, उसमें उसके पूरे एड्रेस की डिटेल है। ऐसे कई और फॉर्म्स यहां से बरामद किए गए जो ये दर्शाते हैं कि आखिर किस तरह से यहां पर लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाता था और उन्हें ट्रेंड किया जाता था किसी बड़े मिशन के लिए, कहा जाए। 2047 तक की इनकी प्लानिंग सामने आई।